विद्या भारती काशी प्रांत के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स इलाहाबाद से मैं सिद्धार्थ पांडे। आप लोगों का बोर्ड एग्जाम चल रहा हो तो सबसे एसएसटी का मॉडल पेपर लेके आपके सामने है और यहाँ से आपके मैथमेटिक्स जो है महत्वपूर्ण के लिए उसे हम हैं। आज चलते हैं। सबसे पहले पेपर मिलने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा। पेपर आपका पेपर का होगा 70 मार्क्स में आपके जो है 20 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा और 40 मार्क्स का रिटर्न वाला पोर्शन रहेगा जो आप लिखते हैं आंसर राइटिंग का होगा। और उसके बाद जो है 10 नंबर का आपका मैप वर्क होगा। ये पेपर का फॉर्मेट रहेगा आपका 70 मार्क्स का। इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद लिखा चाहिए शीट पर अंकित के पश्चात उसे काटे नहीं और न तो उस पर वार्डनर का प्रयोग करें। तो करना आप लोगों को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राइज ऑफ नेशनलिज्म स्टार्टेड फ्रॉम विच। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है ये। फ्रांस जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 को। 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ना, वही तो यही कारण है। 1789 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस से स्टार्टिंग मानी जाती है नेशनलिज्म की। आगे है who had been considered as the biggest threat of the social system by ड्यूक मेटरनिक। तो ड्यूक मेटरनिक किसको अपना मतलब किसको सोशल सिस्टम का बिगेस्ट थ्रेट मानता था, मतलब बहुत बड़ा दुश्मन, तो वो था जोसेफ मैजिनी। ऑप्शन नंबर डी ये है who had drafted the कॉटन क्लाथ मिल। तो ये होगा रिचर्ड आर्कराइट। आप लोगों ने उसमें नेशनलिज्म उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखा होगा इस चैप्टर को। आगे चलिए लिखा है the price of wheat in India depreciated up to 50% in India between the 1928 to 34 due to the condition of international market falling price। इसमें देखिएगा जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे होगा द ग्रेट डिप्रेशन। द ग्रेट डिप्रेशन होगा इसका आंसर, जो अमेरिका में आया था 1929 में। द ग्रेट डिप्रेशन। द ग्रेट डिप्रेशन इसका आंसर होगा। विच वॉज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाई गुटेनबर्ग इन 1448। तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1448 से नहीं बल्कि 594 चाइना से होता है और 1200 एडी में मार्को पोलो ने जब इसको प्रिंटिंग को चाइना सिटी ले गए थे ना, उस टाइम पे पहली बुक छपी थी गुटेनबर्ग के द्वारा 1448 में। ऑलिव ऑयल की फैक्ट्री थी इनके पास, तो उसको कन्वर्ट करके प्रिंटिंग प्रेस बनाया था उन्होंने और वो बुक थी आपकी बाइबल। Who elect the community government in Belgium? बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट कौन करता है? तो स्पीकर्स होते हैं जो सिंगल लैंग्वेज बोलते थे। जैसे मान लो जर्मन थे, वहाँ जर्मन स्पीकर थे ना, जर्मन स्पीकर और जर्मन स्पीकर फ्रेंच, ये अपने अपने कम्युनिटी के गवर्नमेंट को करते थे। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है विच इज नॉट द फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। रिजिड एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये है गवर्नमेंट, उसका फीचर है फेडरल गवर्नमेंट का। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स का सेंट्रलाइजेशन ये भी है। उसके बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ये भी है। तो सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो उसके बाद का प्रोसेस है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कौन सा इसमें कॉज नहीं है? फर्स्ट वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा किताब में, जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर। क्वेश्चन आपके सामने है, पंचायती राज इंडिया। पंचायती राज इंडिया में कब एस्टैब्लिश हुआ? तो 1992 में। 1992। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चैलेंजेस बिफोर द इंडियन डेमोक्रेसी? फर्स्ट ऑप्शन है रीजनल इम्बैलेंस, सोशल टेंशन एंड वायलेंस, सी है चेंज ऑफ पार्टी और ऑल ऑफ एबव। तो इसमें डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सभी रीजन है उसके, ठीक है, सभी चैलेंज है के अंदर अभी इंडिया में।
व्हाट टाइप रिसोर्स इज आयरन ओर? आयरन ओर कौन सा रिसोर्स है? रिन्यूएबल, फ्लो, या फिर बायोटिक और नॉन रिन्यूएबल? तो आयरन ओर है तो ये नॉन रिन्यूएबल होगा, ऑप्शन नंबर डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल मेनली फाउंड? ब्लैक सॉइल किस स्टेट में मैक्सिमम पाया जाता है? तो सॉइल आपके 6 टाइप के होते हैं और 6 टाइप का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, कौन सा सॉइल कहाँ पास होता है, ये लोकेशन आपको हर सॉइल का पता होना चाहिए। इसमें ब्लैक सॉइल का पूछा है तो हम लगाएंगे महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। द फॉलोइंग इज लेगुमिनस क्रॉप्स? फलीदार फसल कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए पल्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड इन मोनाजाइट सैंड? मोनाजाइट सैंड में कौन सा मिनरल्स पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी थोरियम। ऑप्शन को पढ़ने के बाद ध्यान से सोचना है कौन सा आंसर सही हो सकता है। कभी कभी दो ऑप्शन लगते हैं सही होंगे, उसमें से एक ही लगाना होता है आपको, जो सही होता है वही लगाइएगा आप। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स रिफर्स टू द ट्रेड? Which of the following words refer to the trade between the two or more countries? अब टू और मोर कंट्रीज के लिए जो ट्रेड होता है उसके लिए कौन सा वर्ड है? वही होगा इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड होगा इसका, ठीक है। आगे लिखा है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री बी डिटरमाइंड? इसमें से कौन किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए डिटरमाइन किया जाता है? तो ये है पर कैपिटा इनकम, ये भी है, और एवरेज लिटरेसी रेट ये भी है। किसी देश का अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं तो ये तीनों चीज हम देखते हैं उसके लिए, उसका पर कैपिटा इनकम कितना है, उसकी एवरेज लिटरेसी रेट कितनी है, और हेल्थ स्टेटस कैसा है उसका। तो ये सब ऑल ऑफ अबव डी ऑप्शन सही होगा, तीनों चीज डेवलपमेंट में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज बेटर पोजीशन देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? तो ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन सा कंट्री अभी इंडिया से आगे है? कौन सी नेबरिंग कंट्री इंडिया से आगे है? तो श्रीलंका होगा वो, उसका पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा है। पब्लिक एंड सर्विस सेक्टर इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ? पब्लिक एंड सर्विस सेक्टर, तो ये ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ऑनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। मोस्ट ऑफ द डिसीजंस रिलेटेड सेविंग्स एंड लोन आर टेकन बाय सेल्फ ऑफ ग्रुप्स बाय मेंबर्स, इसका ऑप्शन होगा बी। आगे है द मेजर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट नेचुरल प्रोसेस बिलोंग इन विच सेक्टर? नेचुरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पास, नेचुरल प्रोसेस की बात। तो नेचर से जो चीजें मिलती है वो कौन सा सेक्टर होता है? प्राइमरी सेक्टर होता है। अब आपके आएंगे 20 क्वेश्चन थे ना यहाँ पे, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के थे, एक मार्क्स से क्वेश्चन था। पार्ट बी है आपका जो डिस्क्रिप्टिव है ना। तो इसमें लिखा है कि वाई इज ऑटोवन बिस्मार्क फादर ऑफ, लिखा है ना, फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1871 18 जनवरी। जनवरी 1871 को ऑटोवन बिस्मार्क ने इटली को यूनिफाई किया था। 39 स्टेट्स में इटली डिवाइडेड था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और कैसे कैसे बिस्मार्क ने उसको यूनिफाई किया था, इसीलिए बिस्मार्क को क्या कहते हैं? फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। हाउ वाज द ब्रिटेन फूड प्रॉब्लम सॉल्व्ड? कॉर्न लॉ रिपील 1864, ये वो ईयर है जिस टाइम पे ब्रिटेन ने कॉर्न लॉ को रिपील किया, क्योंकि हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो सके और इकोनॉमिक हो सके, इसलिए था उसने। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम ऑन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इन इंडिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। एक ये और एक ये, इटली और जर्मनी दो होंगे इसमें, इटली और जर्मनी, इन दोनों का यूनिफिकेशन और कास्ट सिस्टम है ना, इसका पॉलिटिक्स पे क्या इफेक्ट है? दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये आप लिखिएगा कैसे करते हैं। और आगे लिखा है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, राइट द आंसर विथ एग्जांपल से। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है? क्योंकि यह आंसरेबल गवर्नमेंट होती है, आंसरेबल गवर्नमेंट होती है ना पीपल के लिए। अब्राहम लिंकन ने कहा था टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अगर गवर्नमेंट है तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है,
इसके एग्जाम्पल से देखो बस समझाना है, क्योंकि इसमें पब्लिक की डिमांड की बात होती है, पब्लिक के की बात होती है। हाउ हैज द टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू ओवर कंजप्शन ऑफ द रिसोर्सेज। राइट नोट्स ऑन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट लिखने हैं आपको, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट लिखने हैं आपको, क्या इम्पैक्ट है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो मार्केट होता है वो ग्लोबलाइज होता है और हर एक चीजों का वहां पे समन्वय और समुचित विकास होता है। इन व्हाट एस्पेक्ट्स इज यूएनडीपीज क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया। यूएनडीपी क्राइटेरिया कैसे डिफरेंट है ये देखना है आपको ना। तो जो वर्ल्ड बैंक है, बेटा ध्यान सुनना, जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक ये किसी कंट्री को डेवलपमेंट देखने के लिए केवल उस कंट्री का पीसीआई देखता है, पर कैपिटा इनकम। और जो यूएनडीपी होगा, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये पीसीआई के साथ साथ लिटरेसी रेट, ये जो है ना, ये पीसीआई के साथ पीसीआई देखेगा ही, उसके बाद लिटरेसी रेट देखेगा, लिटरेसी रेट देखेगा उसका, और हेल्थ इश्यूज देखेगा उसका, ठीक है ना। मतलब हर एक तरीके से देख करके तब बताएगा कि कंट्री डेवलपमेंट है या फिर नहीं। आगे लिखा है, अब वो क्वेश्चन आपके 4 नंबर के थे, 4 नंबर का था, उसमें ये 6 मार्क्स है क्वेश्चन आंसर है ये 150 वर्ड्स में आपको उसको आंसर देना होता है। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन अबाउट प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। अभी मैंने बताया ना कि जर्मनी का और इटली का यूनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में लगभग लगभग आता ही है और पूछा जाता है। तो इसमें आपको पूरा प्रोसेस करना है। इसमें 3-4 हेडिंग बना के लिखनी है आपको। पहली तो ये है कि जो बिस्मार्क था, बिस्मार्क, इसने कैसे करके जर्मनी को यूनिफाई किया था। सबसे पहले 1862 में, यह 1862 में यह प्रसा का चांसलर बनता है। और उसके बाद सेकेंडली क्या करता है, ये डेनमार्क वॉर करता है। ये हेडिंग है आपके, डेनमार्क वॉर। और थर्ड वाला जो होता है वो होता है ऑस्ट्रियन वॉर, ऑस्ट्रियन वॉर, ठीक है। फोर्थ जो है वो है आपका फ्रेंच वॉर। ये 4 हेडिंग है, 4 हेडिंग अंतर्गत आपको इसका आंसर देना होता है। डेनमार्क वॉर कब हुआ था, तो 1864 में। ऑस्ट्रियन वॉर 1866 में। और इसके बाद फ्रेंच वॉर आखिरी में होता है, ये होता है 1868 के अराउंड, ठीक है। ये 4 रीडिंग है। और चारों वॉर जीतने के बाद, क्योंकि जर्मनी के कुछ हिस्से डेनमार्क के पास थे, कुछ ऑस्ट्रिया के पास थे और कुछ फ्रेंच के पास थे, तो तीनों को जब इकट्ठा करना होता ना, तो तीनों से क्रम से वॉर करता है ये। और इसके बाद नेक्स्ट आपका आंसर है, डिस्क्राइब एनी 4 इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। क्या लिखा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी के 3 बड़े मूवमेंट है, एनसीएम, वो तीनों मूवमेंट को आपको यहाँ पास मेंशन करना होगा हेडिंग बना करके। पहला हेडिंग है एनसीएम। वो तीनों मूवमेंट आपके याद होनी चाहिए, उनका डेट और कहाँ कहाँ हुआ था, गांधी जी ने क्यों किया था, सबका रीजन पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 का और वाला है ये, ठीक है। तो पहला है एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920। सेकेंड है सीडीएम 1930। और उसके बाद फोर्थ है क्विट इंडिया मूवमेंट QIM 1942। ये 3 बड़े मूवमेंट है और तीनों मूवमेंट के बारे में हमको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना रहता है, ठीक। आगे लिखा है 2-2 मार्क्स का होता है, 6 नंबर का है ना, उस हिसाब से। डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म के 4 फीचर आपको लिखने हैं। अब इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता क्वेश्चन आपके लिए। डिस्क्राइब एनी 2 मेजर चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के चैलेंज लिखने हैं। सजेस्ट मेजर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब इसके अंदर में जो जो भी एनिमल्स के लिए जो आया था प्रोटेक्शन, जैसे वो क्या नाम है, पहला वाला टाइगर प्रोजेक्ट आया था इसके अंतर्गत, टाइगर प्रोजेक्ट
1973, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट और एलिफेंट प्रोजेक्ट, इन सभी प्रोजेक्ट्स को आपको इसमें मेंशन करना रहता है। इज द सोलर एनर्जी ब्राइट इन इंडिया, ये भी लिखेंगे इसका आंसर आप। उसके बाद है मनरेगा लिखना है 2005। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा, मनरेगा के फीचर जो जो थे वो लिखना है आपको, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा ना, उसके लिए था ये। एक्सप्लेन एनी 3 वेज ऑफ प्रोड्यूसर कैन बी एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट्स। ये सारे क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर थे, है ना, वो सभी इंपॉर्टेंट आपके लिए, पढ़िएगा। और उसके बाद जो है मैप वर्क है, 10 नंबर का मैप वर्क होता है। तो बच्चे मैप वर्क में गलती बहुत ज्यादा करते हैं, और गलती होती कहाँ है ये देख लीजिए ध्यान से। क्या लिखा है, प्लेस फॉर रेजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास्ड। कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब पूर्ण स्वराज कहाँ पास हुआ था, ये लाहौर सेशन हुआ था ना, लाहौर सेशन, लाहौर सेशन, लाहौर कांग्रेस सेशन है ये, 1929 वहां पास हुआ था। और हाफ ऑफ मार्क्स है, हाफ मार्क्स आपको इसका आंसर लिखने के हैं, और हाफ मार्क्स आपको वहाँ कॉपी में मैप में रिप्रेजेंट करने के हैं। तो ध्यान से करिएगा, और जहाँ पे आप लोग ये लिखेंगे आंसर, जस्ट सामने उसके मैप आप उसमें लगाएंगे। द प्लेस वर महात्मा गांधी सस्पेंडेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू एन इंसिडेंट, वो कौन सा स्थान था जहाँ पे जिसके कारण गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड किया था? तो वो था वो चौरी चौरा, चौरी चौरा 1922, 1922, 1922, ये गोरखपुर में चौरी चौरा, गोरखपुर में, ठीक है। इसे मैप के क्वेश्चन आपके। द प्लेस वर कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1920, 1920 का कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था? 2 जगह हुआ था, आप इसमें दोनों मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई स्पेशल नहीं पूछा है कौन सा करना आपको, ठीक है। पहला था आपका सितंबर सेशन, सितंबर सेशन था पहला। ये कहाँ हुआ था? ये कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में, कोलकाता, ठीक है। और सेकंड है आपका नागपुर सेशन, नागपुर सेशन, ये कब हुआ था? ये नवंबर में हुआ था, दिसंबर में नागपुर सेशन, ठीक है, दिसंबर में नागपुर में हुआ था। इसमें आप जो है कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेशल तो पूछा नहीं है कि नागपुर। ध्यान सुनिएगा, नागपुर सेशन में जो CDS है आपका ना, NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसका रेजोल्यूशन पास हुआ था, और सितंबर में नहीं हुआ था। तो जब स्पेशल पूछेगा तो आप नागपुर लगाएंगे, नहीं पूछेगा तो कोलकाता या नागपुर में से कोई एक आप लगा सकते हैं, दोनों सही होगा। द प्लेस वर कॉटन मिल वर्कर्स हेल्ड सत्याग्रह, कॉटन मिल वर्कर्स ने कहां पर सत्याग्रह किया था? अहमदाबाद, गुजरात, अहमदाबाद गुजरात। नेक्स्ट है आपका, और इतिहास से, हिस्ट्री से 5 आएंगे। लास्ट वाला, द प्लेस वर सॉल्ट वाज मेड फर्स्ट, पहली बार नमक कहाँ बना था इंडिया में? तो वो होगा दांडी, दांडी मार्च गांधी जी ने किया था ना 1930 के आसपास, दांडी होगा स्थान, दांडी। जब गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, दांडी मार्च, दांडी मार्च 1930, और इसी के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने वहीं से स्टार्ट किया था। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब ये 5 जो होंगे वो ज्योग्राफी होंगे। ज्योग्राफी में जो मैप आता है आपका, वो आधा तो लिखने के लिए आता है, ये आधा मैप में के लिए लेकिन इसमें कुछ स्पेशल साइन दिए रहते हैं, उन साइन से आपको रिप्रेजेंट करना रहता है मैप में। जैसे SSS दिया है
राइट द नेम ऑफ एनी एटॉमिक एनर्जी सेंटर ऑफ इंडिया। कोई भी एटॉमिक एनर्जी सेंटर आप इंडिया का दिखा सकते हैं। स्पेशल ने पूछा किसका पूछा तो किसी का भी दिखा सकते हैं, महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में, उनको कहीं भी दिखा सकते हो उसमें आप। वन शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ द स्टेट बाई दिस सिंबल। इस सिंबल से आप कोई भी एक शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया, अच्छा इसमें जब पूछेगा ना तो आप वही दिखाएंगे जहाँ पे मेजर प्रोडक्टिविटी होती है शुगर केन की, वही दिखाना है। मान लीजिए भी यूपी है तो यूपी लिख लीजिए यहाँ पास, इसमें यूपी है तो यूपी लिख लेंगे हम। लिखा है सलाल डैम विद द नेम ऑफ स्टेट बाई सिंबल। सलाल डैम कहाँ पे है तो चिनाब रिवर पे है, इस सिंबल दिखाना है। चिनाब रिवर पे है जम्मू कश्मीर में, चिनाब रिवर पे है और जम्मू कश्मीर पे है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में है तो वो दिखाना है। नेम द रिवर ऑफ साउथ इंडिया बाय सिंबल। अब साउथ इंडिया की रिवर पूछा है, कोई भी एक रिवर दिखा दीजिए आप, गोदावरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, पेरियार है, कोई भी एक रिवर इस सिंबल से आप उसमें रिप्रेजेंट कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान। जयपुर है, तो इससे आसान क्या हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन, तो ऐसे ही आएंगे बेटा, आप ध्यान से करिएगा उसको, ठीक है ना। जयपुर कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान तो जयपुर है। 28 स्टेट है ना और 8 यूटीज है अपने पास, तो एक तो स्टेट का कैपिटल या फिर यूटी का कैपिटल आपसे पूछा जाएगा इस मैप में, ठीक है ना। बाकी आपको एग्जाम के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पेपर अच्छे कीजिएगा आप लोग, धन्यवाद।